बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई और अवामी मसाइल का इन्हें इदराक है और इसके हल के लिए इकदामात उठा रहे हैं। उन्होंने पीडीएम की सियासत को इंतशार की सियासत करार दिया और उन्होंने कहा कि ये मुल्क में अवाम के लिए नहीं बल्कि उनके बकौल अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और लॉन्ग मार्च अगर करना चाहते हैं तो अपना शौक ज़रूर पूरा करें। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अगर बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है और संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात पर, तो फिर पार्लियामेंट में आकर मुज़ाकरात करें। साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने कैबिनेट कोलीग्स को यह भी कहा कि एफबीआर ने चोरी छुपाने के लिए, चोरी रादर पकड़ने के लिए माज़रत के साथ एक निज़ाम मुतारिफ कराया था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लेकिन अब वो मामला सिंध हाई कोर्ट में स्टे की वजह से इल्तिवा का शिकार है। दीगर नुकात पर भी गुफ्तगू की, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब व्यूअर्स, जैसे आपके इल्म है कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास हुआ, जिसमें 26 मार्च को जो उन्होंने ऐलान किया लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हुई। ताहम जो बात बहुत ज़्यादा जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने आज नवाज शरीफ साहब से कहा कि वो वतन वापस तशरीफ़ लाएं और अगर हुकूमत के खिलाफ सबने नबर्द आजमा होना है तो उसके लिए सबको पाकिस्तान में आना होगा। साथ में उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। आपके लिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। पीडीएम में जो वाज़े दराड़े हैं इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ में कोरोना वायरस की तीसरी लहर संगीन नौयत इख्तियार कर गई है और जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़कर 7.1 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2511 नए केसेस आए हैं। इस हवाले से हुकूमती पॉलिसी NCOC इस हवाले से क्या हंगामी इकदाम कर रही है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम नुकात के लिए हमें बहुत खुशी है। वी आर ऑनर टू हैव विद अस असद उमर साहब, वफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और NCOC के सरबराह। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा सियासी बात से आगाज करेंगे। मैं आज आपकी भी गुफ्तगू सुन रहा था, आप लगता है आपकी यानी हुकूमत की आवाज से हम आवाज नजर आए आसिफ जरदारी साहब, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से तकाजा किया है कि वो प्लीज वतन वापस आएं और इस्तीफे उस वक्त देंगे जब नवाज शरीफ साहब आएंगे और इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक को लीड करेंगे। तो एक तरह से हुकूमत भी ये कह रही है नवाज शरीफ साहब के वापस आए, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, तो एक तरह से आपका हाथ बटा रहे हैं। वैसे इस पर आपका क्या कमेंट है? हुकूमत के लिए तो ये अच्छी खबरें हैं। मंतक की बात है जी, वो लंदन में बैठे के ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं और वहाँ से बोल रहे हैं पाकिस्तान में इनकलाब ले आओ। सबको बोल रहे हैं, जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं अपनी सीटें छोड़ के जाके सड़कों पे जाके दरबदर ठोकरें खाते फिरो, खुद मज़े से ठंडे बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल मंतकी बात है कि अगर आपको चे गुवेरा बनने का इतना शौक है और आपको इनकलाब का शौक है तो आए ना पाकिस्तान के अंदर, सड़कों पर आएँ, आप भी थोड़ा सा धक्के खाएँ ना सड़कों के ऊपर। तो बिल्कुल मंतकी मुतालबा किया उन्होंने। तो ये असद साहब, ये मरियम नवाज साहबा का जो आर्गूमेंट आया है वो कह रही उनकी जान को खतरा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी का इशू है और उनको 2 मरतबा नैब की तहवील में हार्ट अटैक हो चुका है, तो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। ये उनकी जानिब से जवाब आया है। सर उनकी, जब वो यहाँ पर थे तो कभी उनका हार्ट अटैक हो जाता था, कभी प्लेटें चमचे उनके गायब हो जाते थे, कभी ऊपर चले जाते थे, कभी नीचे चले जाते थे। हमें तो वो सारी दास्तान सारे पाकिस्तान ने देखी हो। जैसे ही जहाज़ पे चढ़े तो ऐसे माशाल्लाह हशाश बशाश, जैसे आप भी सेहत जितनी ना हो उससे ज़्यादा वो सेहतमंद माशाल्लाह नज़र आ रहे थे। अल्लाह ताला हमेशा इनको ऐसे ही रखे। बाकी जो पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी की गारंटी क्या मरियम बीबी ने दी हुई है? आपकी और मेरी जिंदगी की क्या गारंटी है? अल्लाह ताला के फैसले, जिस दिन वक्त लिखा हुआ है, चाहे वो लंदन में जाके छुप जाएं चाहे पाकिस्तान में हो, जिस दिन अल्लाह ताला ने वक्त लिख दिया उस दिन वक्त लिख दिया। तो ये तो एक अजीबो गरीब मुतालबा है कि उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी दी जाए। बाकी असल बात जो है वो सब जानते हैं कि वो नहीं इस सिस्टम का हिस्सा, इसलिए वो बैठ के जो इस वक्त ये
बयानात देते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हैं, फौज की लीडरशिप को नाम लेकर अटैक करते हैं, वो अपनी सारी पार्टी को बोल रहे हैं कि जिहाद के ऊपर निकल जाओ, असेंबलियों से इस्तीफे दे दो, वो इसलिए करते हैं कि खुद सिस्टम से बाहर है और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो सिस्टम से बाहर हैं तो ये बाकी सब लोग सिस्टम के अंदर क्यों हैं। तो उनकी तो कोशिश जो है बड़ी वाज़ेह है, वो चाहते हैं ये सिस्टम किसी तरीके से गिर जाए। ये असद साहब, ये जाहिर बात है आपकी बात सही। अब जो अंदर की दरारें वो वाज़ेह हुई हैं और हुकूमत नहीं चाहेगी कि लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर हुकूमत के खिलाफ अहदाफ नहीं भी हासिल करता तो हुकूमती रिट को कमज़ोर करता है। फिर आप NCOC के सरबराह हैं, कोरोना वायरस भी फैल रहा है, उसमें भी उसकी बढ़ोतरी में भी इजाफे का बायस बनेगा। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना में कहा कि मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन पार्लियामान में आए, लेकिन जो पार्लियामान के अंदर माहौल है वो हमें मुवाफिक नजर नहीं आता। जब हम अपोजिशन के कायदीन से बात करते हैं तो वो कहते हैं अगर हम बातचीत करना चाहें, हम अगर कोई अपने पॉइंट्स टेबल पे रखते हैं तो हमें ताने के तौर पे कहा जाता है कि ये NRO के मुतकाजी हैं। तो कोई ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए कि अगर पीपल्स पार्टी पार्लियामान से बाहर नहीं जाना चाह रही और फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम एंगेजिंग माहौल बनाया जाए ताकि बातचीत शुरू हो। और अगर पब्लिक की बेहतरी के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी है, इंतखाबी इस्लाहात करनी है तो वो कर डालें। माहौल तो मेरे ख्याल में असेंबली का बहुत अच्छा है। एयर कंडीशनर भी वहाँ पे चलता है, वहाँ बेहतरीन और आरामदेह कुर्सियाँ हैं बैठने के लिए। सो अगर और उसके अंदर कोई फूल वारा चाहते हैं वो हम उनके लिए अरेंज कर दें तो वो भी कर सकते हैं। लफ्जी गोराबारी होती है ना, हम उनकी हर बात पर ये नहीं कह वो लफ्जी गोलाबारी कौन करता है उसको जरा सा देख लेना। आप देखें ये अपोजिशन का सिर्फ इस्तेकाक नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नज़र भी रखें, तनकीद भी करें और आड़े हाथ लें, उससे हमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो भी वो बात करना चाहते हैं ऐवान में, उस बात करने की उनको इजाज़त है भी और वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। हम हर बात पे उनकी ये नहीं कहते कि आप NRO लेने आए। वो जब NRO मांगते हैं, जब वो मेरे सामने नैब की कानून के अंदर 34 शिक के अंदर तरामीम रखेंगे 37 में से, और वो भी ऐसी तरामीम जो कस्टम मेड तरामीम है, और आप देख सकते हैं कि ये वाली तरमीम से कौन सा उनका लीडर जो है वो बरी हो जाएगा, तो उसको मैं NRO ना बोलूं तो और क्या बोलूं। हमने इसी ऑपोजिशन के साथ इसी असेंबली के अंदर बैठ के कानून साजी भी की हुई है। हम तो पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। आपने आज भी अखबार के अंदर खबर पड़ी होगी, हमने ये तजवीज़ रखी थी कि जो कानून इंतखाबी इस्लाहात का जो कानून है, जिसका बिल जिसका मुसवदा हुकूमत ने जमा कराया हुआ है असेंबली के अंदर, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाए। स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर साहब तमाम पार्टी के जो लीडरान हैं वो तमाम लीडर्स को बुलाएं और उनके साथ बैठ के मुशावरत से एक कमेटी बनाए जिसके ऊपर साथ बैठ के काम करते हैं। जो सारे पाकिस्तान ने इस वक्त मनाजिर देखे, जो शर्मिंदगी के मनाजिर देखे कि किस तरीके से वो लोग मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान के जिनके पास कानून साजी का हक है, वो किस तरीके से उन्होंने अपना ज़मीर बेचा और कैसे करोड़ों रुपए की बारिश की गई और लोग बिके। अब तो वीडियो भी बन के सारे पाकिस्तान के सामने आ गई कि किस तरीके से वोट ज़ाया किया जाता है। ये सब होते हुए अब वक्त है आए असेंबली के अंदर बैठे हैं, सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। NRO नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो भी बात जो वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए करना चाहते, जो कानून साजी में बातचीत करना चाहते, उसके लिए दरवाजे खुले हुए आए पार्लियामान के अंदर। ये जो असद साहब जब उनसे बात होती है, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, वो मशरूत करते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये ऑफर आए तो फिर वो उसके लिए तैयार होंगे और वो इस डायलॉग को लीड करे। तो क्या इसकी कोई गुंजाइश है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और मुतअद्दिद मौके पर वो ये कह भी चुके हैं कि पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। असद कैसर साहब की अपनी एक हैसियत है, स्पीकर है, लेकिन आप समझते नहीं कि लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर अगर लीड करे तो ज्यादा नतीजा खेज हो सकते हैं? पहली बात तो असेंबली के अंदर आईनी जिसके पास इख्तियार मौजूद है इस किस्म के काम करने का, कमेटीज़ बनाने का, वो स्पीकर हैं। वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म जो है वो एक पार्टी हेड के तौर के ऊपर रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेकाक स्पीकर का है कि इस किस्म की कोई कमेटी बनाई जाए। दूसरी जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे तो इसका मतलब एक पार्टी के लीडर जो हैं, वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, लेकिन एक पार्टी के लीडर हैं, उनकी सरबराही के अंदर ये काम हो रहा है। जिस वक्त स्पीकर बैठते हैं तो वो एक न्यूट्रल, एक आईनी जो पोजीशन है उसकी उस हैसियत में वहाँ पर बैठते हैं। तीसरी चीज़ कि हमने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि आसिफ अली जरदारी को यहाँ पर ला के बैठाओ, हमने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि नवाज शरीफ को ला के यहाँ पर बैठाओ। भाई ये जो सामने
सामने बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी है जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो भी फैसले का इख्तियार चाहिए वो रखे। मैं एक दफ़ा नहीं, मैं एक से ज़्यादा दफ़ा उनसे बोल चुका हूँ। आखिरी दफ़ा जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा, मैंने उनको कहा था आप मुझे कन्विंस करें कि क्या सही है, उसके बाद वज़ीर आज़म से मंजूरी करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें तो पहले कन्विंस करें ना, हमें तो बताएं कि ये कैसे पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए है कि करोड़ों नहीं अरबों डॉलर का लूटा हुआ माल जो है उस पर सरफे नजर कर दी जाए और जुर्म पे पर्दा डाल दिया जाए। एक राय उनकी जानिब से आती है कि अगर आप लोग कोई चीज मान भी लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको वीटो कर देते हैं और उसका हवाला देते हैं, वो जो आपकी मीटिंग्स होगी फैक्टिव के हवाले से। मेरी जी, मैं तो कभी भी ऐसी सूरत हाल मैंने नहीं देखी कि हमारी टीम जो है वो बैठ के वो कोई कमिट चीज़ करे और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो उसको वीटो कर दें। उसकी बात बड़ी सादा सी है। वज़ीर आज़म जो है वो अपनी टीम को बेतहाशा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि उनको पता है ये लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग उनके साथ बहुत अरसे से हैं, उनकी सोच भी है, नज़रिया भी बिल्कुल वाज़ेह है, हमें पता है। और सिर्फ ये नहीं कि वो किसी ने हमें कहा है, हम उसके अंदर यकीन रखते हैं, तो वो तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है। जहाँ पर एक लाइन ड्रॉन है, वाहिद चीज़ है जो अगर कोई कोशिश भी करे, अभी तक किसी ने कोशिश की नहीं और खुदा न खास्ता करे भी ना कोई ऐसी कोशिश, लेकिन अगर कोई ये कोशिश करेगा कि वज़ीर आज़म को कन्विंस कर दे कि NRO दे दो, तो वो नहीं मानेंगे। चोरी के ऊपर पर्दा डाल दें, ये वो नहीं मानेंगे। लेकिन ना हमने आज तक कभी उनसे यह मांगा है, ना इसकी कभी नौयत आई है। उसके अलावा फैसला साजी का जितना इमरान खान अपनी पार्टी के लीडरशिप को इख्तियार देते हैं और जितनी उनको स्पेस देते हैं वो इन किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। असद साहब ये बताएगा वज़ीर आज़म साहब और आप लोग NRO कैसे दे सकते हैं? मामला तो सारे अदालत में हैं या नैब के पास हैं, तो आप लोगों के पास ये तो फौजी डिक्टेटर NROs दिया करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब मुशर्रफ साहब का जिक्र करते हैं कि माजी में उन्होंने 2 NROs दिए, तो आपके पास ऐसी कोई कुव्वत है कानूनी या ऐसी इंतजामी कि आप लोग खुद से NRO दे दें? ये अनवार, ये वाली जो कहानी है ना उनकी पुरानी होगी, उनसे गलती ये हुई है। अच्छा वो साल 1.5 साल जो है वो मांगते तो हमसे NRO थे, लेकिन वो टीवी पे जब आते थे तो यही कहते थे अभी जो आपने कहा है। फिर उसके बाद शायद डेस्परेट हो गए या उनको ऐसा लगा कि ये फैटेफ के ऊपर हम इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो उस वक्त उनका कोई कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया था। अब तो वो तहरीरी तौर पर मुसवदा हमारे हाथ में पकड़ा चुके हैं NRO का। ये नैब कानून के अंदर 37 शिक हैं, इसके अंदर से इन 34 के अंदर ये हमें तरमीम चाहिए। और शहजाद अकबर ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, उसने हर तरमीम जो थी उसको लिंक किया कि कौन सा इनका लीडर का कौन सी चोरी जो है उससे वो बरी होते हैं। वो NRO हमसे किस शक्ल में मांग रहे हैं वो तो हमारे पास तहरीरी दस्तावेज मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो हम दोबारा निकाल के उनको दिखा सकते हैं। तो अब ये वो कहानी नहीं बेच सकते, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला, अब तो हमारे पास तहरीरी उनका मुसवदा मौजूद है। अच्छा ये मुझे बताएगा असद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से टफ लाइन ली हुई है हुकूमत ने, और कल भी मुतालबा वफाकी वज़रा आपके कोलीग्स ने किया इलेक्शन कमीशन खुद से मुस्ताफ़ी हो जाए। आज भी फवाद चौधरी साहब काबीना की जो ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन उनकी नज़र में नाकाम रहा इंतखाबात मुनसिफाना तरीके से कराने के हवाले से। इस पर काफ़ी सियासी और सहाफ़ती हल्कों से रद्द अमल आ रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि एक आइनी इदारे से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन आप लोगों की अपोजिशन के साथ मुशावरत से ही लगाया गया है। तो क्या वजह बनी कि इस हद तक आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? क्या ऐसी कोताही हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? जो लोग बिके उसमें तो चाहे वो PTI के बिके या डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन के सेनेट में अगर कोई बिके PDM के, वो तो आप लोगों को खुद एहतसाबी करना चाहिए, अपने मेम्बरान से इस्तीफा ले, उनकी निशानदही करें। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा ये आईनी इदारे का काम नहीं है जिसमें आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इनकी जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। कमाल बात की अनवार आपने। अच्छा ऐसा करें कि ये बात इस नहज पे क्यों पहुंची, क्यों हम बोल रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मौजूद थी कि ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को रद्दी की टोकरी में डाला, उन्होंने कहा अगले इलेक्शन के अंदर देखेंगे। आप हमारी बात ना सुने, आप ऐसा करें, आप कैमरा और माइक लेके जरा निकल जाएं पाकिस्तान के अवाम के अंदर और उनसे पूछें कि जो शर्मनाक मनाजिर उन्होंने देखे हैं इस इलेक्शन के बारे में, वीडियोस जनाब यूसुफ रजा गिलानी
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बेटा वीडियो पे बता रहा है कि किस तरीके से वोट खराब की जाती है। उसके बाद ये बात हो रही है कि 5 करोड़ 10 करोड़ उससे भी ज्यादा की बात हो सकती है। किस तरीके से फंड्स हम देंगे अगर आपने वोट अपना इस्तेमाल किया हमारे हक के अंदर। वो मरियम नवाज जो है वो कह रही है उसका मुस्लिम लीग का टिकट चला है। ये तो खुद एलानिया सारे पाकिस्तान ने देखा है। चोरी हुई, जमीर बिके, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जिनका काम है पाकिस्तान के लिए कानून साजी करना, उन्होंने किस बेशर्मी के साथ अपना जमीर बेचा। करोड़ों रुपए की बोलियां लगी। जिस तरह के कोठों के ऊपर नहीं होता वैसे पाकिस्तान की सेनेट के अंदर और असेंबली के अंदर हमें देखने को नजर आया। अगर इसके बाद भी कोई ये कहता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, और अगर इसके बाद भी कोई ये कहता है कि मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन नाकाम नहीं हुई, तो फिर पता नहीं, अल्लाह जानता है कि वो किस इसी दुनिया में रहते हैं या मरीख में रहते हैं। 22 मार्च को उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को बुलाया हुआ है, आप लोगों की जो दरखास्त है। तो साथ में जो इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि जो मेंबरान बिके नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरे सवाल का जाविया ये था कि उस हवाले से उनकी निशानदही की जाएगी। ऐसे अफराद जो अनफॉर्चुनेटली गैर पार्लिमानी वर्ड है, बिकाऊ माल है, वो मेंबरान असम्बली बन जाते हैं, वो सेनेट में आ जाते हैं, फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए वो अपने वोट को इधर उधर कर देते हैं। तो कुछ सियासी जमातों पे भी तो कांधों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन लोगों की निशानदही करें, नेमिंग और शेमिंग करें उनकी। सर, नेमिंग और शेमिंग से इमरान खान जो है ना जुबानी कलामी बात नहीं करते। वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो एक साथ 17 MPs को फारिग कर चुके हैं। और आपको पता है वो जब 17 MPs को उन्होंने फारिग किया था तो हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी वो अक़लियती हुकूमत हो गई थी और किसी वक्त भी वो गिर सकती थी। उसके बावजूद उन्होंने फैसला कर लिया था। अगर हमारे पास कोई ठोस शवाहिद होंगे तो हम बिल्कुल ज़रूर एक्शन ले लेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो फिर वापस वही बनता है कि क्या आइन के अंदर ये जिम्मेदारी जो है उस पार्टी के ऊपर डाली गई है, चाहे वो PDM के पार्टी के हों या PTI के पार्टी के हो। आइन ये जिम्मेदारी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, इमरान खान पर नहीं डालता। आइन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डालता है, जिसकी आइनी जिम्मेदारी है, अव्वलीन फर्ज उसका है जिम्मेदारी को पूरा करना। और आप समझते हैं कि ट्रेसेबल बैलेट से या ओपन बैलेटिंग से जो पैसे का लेन देन है इसका कलाकमा मुमकिन है? सर, वो तो आपने देखा कि मतलब जो जो हम कहते थे, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह अल हक है और वो दिखा देता है कि सच्चाई क्या है। आपने देखा कि उसी असेंबली के अंदर उन्हीं मेंबर्स के साथ जहां पर 164 वोट पड़े थे हफीज शेख को, उसी असेंबली में उन्हीं मेंबर्स के साथ 178 वोट लेकर अपने कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान लेकर दोबारा कामयाब हुए। तो वो तो बिल्कुल वाजे नजर आ गया कि जब दिन की रोशनी में और कौम के सामने फैसले होते हैं तो फिर क्या फैसला किया जाता है, और जब रात की तारीकी के अंदर चोरी करके जमीर बेचने का मौका मिलता है तो वहां पर क्या फैसले करते हैं। बदकिस्मती से की बात है, ये लोग हैं हमारे पार्लियामान का हिस्सा हैं, लेकिन और ये मैं ये भी जरूर साथ कहूंगा कि उस 340 के ऐवान के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो 14, 15, 16 लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों ने ऐसा किया, बहुत बड़ी अक्सरियत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो जो चंद लोग भी जो हैं वो उनको इस पार्लियामान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारे पर बनती है कि एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिस निजाम के अंदर एक आदमी को भी ये मौका ना मिले कि वो रात की तारीकी के अंदर अपना जमीर बेच सके। और आप समझते हैं असद उमर साहब, चूंकि 7 का हिंसा बड़ा इसका पैरेलल ड्रॉ किया गया, वहां पर 7 वोट मुस्तरद हुए, कौमी असम्बली में हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई, सेनेट में 8 वोट मुस्तरद हुए और यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त हुई, फिर 7 वोट जो है वो फिर मिर्जा अफरीदी साहब को पड़ गए। मेरा सवाल का जाविया यही था कि आप एक पोजीशन PTI ने ली है और उसकी अप्रिसिएशन भी होती है, काबिल सताइश पोजीशन ली है, लेकिन क्या इन लोगों को भी, जितने लोग थे 16-17 कौमी असम्बली में, इनको भी किसी स्टेज पर आकर सजा के लिए सामने लाया जाएगा या पॉलिटिकली ये इस वक्त अनअफोर्डेबल है? नहीं सर, वो पॉलिटिकल इमरान खान नहीं देखते। आप आज कोई अगर सबूत सामने आ जाए तो मुझे तो कोई शक नहीं, जैसे इमरान खान को मैं जानता हूँ वो फैसला करने के अंदर 2 मिनट नहीं लगाएंगे। अभी आप देखें ना, जिस वक्त ये वोट हुआ सेनेट का, हालांकि उसी दिन असेंबली के अंदर
वाजे मेजोरिटी नजर आई। फौजिया अरशद को वोट पड़ा, वुमेन सीट हम जीत के आए। जिस सीट के ऊपर पैसा नहीं लगा था वो सीट हमने जीत ली। वाजे अक्सरियत हमारी उस दिन भी नजर आई। उसके बावजूद इमरान खान ने 2 घंटे नहीं लगाए थे ये फैसला करने के लिए कि अखलाकी जवाज मेरा इस कुर्सी पर बैठने का जब बनता है, जब मैं साबित करके दिखाऊं कि असेंबली की मेजोरिटी मेरे साथ खड़ी है। वो बड़े फैसले करने वाला आदमी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अहमद बिलाल महबूब साहब, उनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन सकता है कि आप लोग कहें कि वो इस्तीफा दे, वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके वो हटाने का तरीका वही तय है जो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का है। असद उमर साहब, इसको कैसे फिर इस मामले को, ये एक पॉलिटिकल आपका मुतालबा है या हुकूमत वक्त है, आप इस पे कोई रेफरेंस या कोई सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएंगे? कुछ इस हवाले से हमारे पीटीवी न्यूज के व्यूअर्स को बताएंगे या ये पॉलिटिकली इसको आप लोग हिट करते रहेंगे? देखिए, इस वक्त जो है सूरत हाल वो तो हमने हमारे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए। तो इस वक्त तो अखलाकी तौर पे ये बनता है कि जिस पे कॉन्फिडेंस ही ना रहे जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। तो अगर तमाम पार्टियों ने ये कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं हुआ, सब ने एतराज़ात किए हैं, तो इसके वक्त तो अब देखिए वो आगे क्या करते हैं। जो आईनी तरीका तो एक ही है, जहां तक जिसका मुझे पता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है फैसला। ठीक है, अब ये मुझे बताएगा कि ज़ाहिर बात है सेनेट की बहुत सी हाइप थी वो खत्म हो गई, आपका चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, या आप समझते हैं पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो स्टेबिलिटी को तहबाला कर सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप एक कदम पीछे हट कर देखें और आप कहें कि ये क्यों सारा सब कुछ काम हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि जो पीडीएम की लीडरशिप है उनके गिर्द कानून का शिकंजा जो है वो तंग तर होता चला जा रहा है। सिर्फ सियासत दाव पर नहीं लगी हुई, अरबों डॉलर की चोरी की हुई दौलत भी इस वक्त उनकी खतरे के अंदर है। तो वो तो हर हद तक मुकाबला करेंगे और वो बदल के कोशिश करते रहेंगे। तो मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि अगर ये उन्होंने पहले सड़कों पर आके करने की कोशिश की, को खास वजीर आई वहां से वहां ने मिली नहीं, वो दिल बर्दाश्ता वहां से हो गए, वो असेंबलियों के अंदर आ गए, वहां पैसा चलाकर उन्होंने डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की, वहां पर भी नाकामी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घर जाके अब आराम से बैठ जाएंगे, वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हुकूमत का काम है जो कौम को दरपेश चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसके ऊपर काम करती रहे और लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए काम करती रहे। वो अवलीन तरजीह कल भी थी और वो आने वाले कल में भी रहेगी। सर, इन तरजीहात पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ऑन और प्रेजेंट पॉलिटिक्स। सियासी तनाव बहुत बढ़ रहा है असद उमर साहब। यहाँ पर जब वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया तो हमने मनाजिर देखे, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी और जो सेनेटर हैं मुसद्दिक मलिक साहब और उनके और पीटीआई वर्कर्स के साथ उन लोगों का फेस ऑफ हुआ और हमने देखा घूस से किक्स थप्पड़ों की एक दूसरे में तबादला हुआ। फिर कल हमने शहबाज गिल साहब जो लाहौर कोर्ट के अहाते में थे उन पर इंक फेंकी गई, अंडे उन पे मारे गए। सर, ये पोलराइजेशन को कैसे कम किया जा सकता है? इख्तलाफ बेशक आप लोगों का एक दूसरे से हो और असूली इख्तलाफ होता है, लेकिन ये फिजिकल होने से कैसे बचाया जाए? और इस इख्तलाफ में इतने ज़्यादा जो इजाफा हो रहा है ये हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, आप इससे एग्री करेंगे? इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। सवाल मैं असद उमर साहब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा मैं आऊंगा तो इस सवाल का जवाब भी आपसे लूंगा और जो हुकूमती तरजीहात हैं जैसे आपने कहा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे जिसका आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी कैबिनेट मीटिंग में तयन कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा माल के सदियों पुराने निज़ाम में गवर्नेंस रिफॉर्म्स, देहात की सतह पर अराज़ी की फर्द और इंतकाल की सहूलत, देही मराकज़ माल का क़याम, शफाफ, ऑनलाइन और बासहूलत निज़ाम। अब तक 107 मराकज़ फ़ाल, 700 रवा माह और तमाम 8000 मराकज़ रवा बरस के आखिर तक फ़ाल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हुकूमत पंजाब। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए रिहायशी सहूलत,
बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौत की ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। नामे वतन की कसम उठाकर परचम हम लहराते हैं। किसकी हिम्मत रास्ता रोके, हम खुद रास्ता बन जाते हैं। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है। एक है कौम एक मंजिल है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं। असद साहब, सियासी तनाव को कैसे कम किया जा सकता है? ये जो जिसकी मिसालें हमें हालिया दिनों में मिली, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये ऐसा हो रहा है। आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है अफसोसनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग नज़रियाती सियासत करते हैं, हमारे ख्याल में हमारा नज़रिया, हमारा दलील ही हमारी ताकत है। कोई ज़रूरत नहीं है कि जाके कोई फिज़िकल कोई चीज़ की जाए। इसकी एक वजह जो ये बन रही है, जो असेंबली के अंदर माहौल जो पिछले 3-4 माह से अपोजिशन जो है, आपने देखा कि बाकायदा स्पीकर के डाइस पे हमला हो रहा है, तो एक पैगाम जो जा रहा है वो शिद्दत का जा रहा है। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि स्पीच करें, तनकीद करें, बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करने वाले हैं, वो ज़रूर करें। लेकिन लोग जब अपने लीडर्स को देखेंगे कि वो बार बार जो है वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ रश करके जा रहे हैं और वहाँ पर धक्कम पेल हो रही है, तो उससे फिर जो अवाम के अंदर जो रद्द अमल आएगा वो एक अफसोसनाक की सूरत हाल उससे पैदा होगी और बहुत ज़रूरी है कि इसको रोका जाए। और आप समझते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस उनको भी पोजीशन लेनी चाहिए, अगर उनके कारकुन ऐसा कोई हरकत करते हैं चाहे किसी भी सियासी जमात से, उसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए रादर देन उसकी हौसला अफजाई की जाए? बिल्कुल जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारी तो सियासत जो है वो सियासत ही नज़रिए की है, दलील की है, फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं और वही हमारी असल ताकत है। तो अगर ये तहरीक इंसाफ को तो नुकसान है, अगर सियासत इस तरफ चली जाएगी तो उससे तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। मेरी तशद्दुद करने और किसी और के तशद्दुद करने में तो कोई अखलाकी फ़र्क नहीं बाकी रह जाएगा और हम उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे दूसरे हैं। अच्छा साहब, ज़रा उस पर आते हैं, आपने कहा हुकूमती तरजीहात पे मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस पर आपसे मुतअद्दिद बार सवाल भी हुआ है, लेकिन मैं इसलिए ज़रूर करूँगा कि आवाम के बहुत ये करीब सवाल है। उन्हें सेनेट का इलेक्शन और तमाम चीज़ें तो उनकी रडार में होती है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनके लिए अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उस हवाले से। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हुकूमत को PDM से ख़तरा है, लेकिन महंगाई बड़ा चैलेंज है। सर, क्या वजह बन रही है कि ये स्पेशली जो चंद आइटम्स हैं, चीनी, आटा, इसके अलावा और जो अशिया खुर्दनोश है, इनकी कीमतों में कमी नहीं लाई जा पा रही? चीनी जो है वो 100 रुपए से नीचे आती है, दोबारा 100 रुपए पे चली जाती, आटा 75-80 रुपए किलो के रडार में ही रहता है। असल साहब, इसकी वजह क्या है? ये इस विशेष सर्कल को नहीं तोड़ा जा सकता? अच्छा, ये वैसे आपको जो 80 रुपए किलो का आटा बेच रहा है, तो इससे तो मेरी मुलाकात का तो F10 में, F10 में है सर, नहीं है कि F10 में बेच रहे हैं। हाँ, ये मुझे पता था कि आपको जो है ना किसी अंग्रेजी बोलने वाले मम्मी डैडी इलाके की बात करेंगे, मेरे साथ चलें आपको इसे। लेकिन इसमें कोई देखे संजीदा बात है, जो महंगाई है वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। उसकी एक से ज़्यादा वजह बनी है। उसकी पहले तो वजह ज़ाहिर ये है कि एक बहुत ही बड़ा खसारा था आपका, बैरूनी खसारा, और उसकी वजह से रुपया आपका दबाव के अंदर आया और रुपया गिरा। वो मिफ्ता इस्माइल जब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी गिरा, जो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई उसके अंदर भी गिरा, उसके बाद मेरे होते हुए भी गिरा और रफ़ी शेख के होते हुए भी गिरा। तो 4 मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स के वक्त के अंदर ये रुपए की कदर के अंदर कमी आई। और वो क्योंकि बुनियादी जो कमज़ोरी पैदा हुई थी मईशत के अंदर 2013 से 2000
17 तक उसने उसकी कीमत आपने अदा की और बड़ी भारी कीमत अदा की। लेकिन उसके बाद जो है एक और जो वजह बनी है, अगर आप देखें इस वक्त इंटरनेशनल जो इंडिसेस आ रहे हैं उसके अंदर भी जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं उसके अंदर बड़ी इजाफा देखने में नज़र आया है और वो भी एक इसकी वजह बनी है। मसलन अगर आप आटे की बात करें तो या गंदम की बात करें तो गंदम की कीमत पाकिस्तान में तो 2012-13 से लेकर 2018 तक जो है पाकिस्तान में कीमत ज़्यादा थी और आलमी कीमत कम होती थी और कदरें कम होती थी। अभी वो बदल गया है, पिछले चंद माह से कुछ साल से जो हुआ है, इंटरनेशनल प्राइस जो है बैनुल अक़वामी कीमत जो है वो पाकिस्तान की कीमत से बहुत ऊपर चली गई है और अब पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है, उससे असरअंदाज हो रहा है। लेकिन उससे कतई नज़र कि किस वजह से हो रहा है, वज़ीर आज़म ने अपनी जो टीम है, जो फाइनेंस की टीम है, अपनी इंडस्ट्री की, कॉमर्स की टीम है, उनको यही इस वक्त हिदायत है कि सबसे अव्वलीन तरजीह आपकी है कि जो भी किया जाए लेकिन महंगाई के ऊपर काबू पाया जाए और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो अवाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो काबू पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर वो चीनी पे भी आप लोगों की एक रिपोर्ट आई, फिर आटा के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उस पर एक शहजाद अकबर साहब ने कहा कि उस पर एक एक्शन भी लिया जाएगा। वो एक्शन अभी तक उसके नताइज सामने नहीं आए। ये जो कार्टेलाइजेशन है, चाहे वो कभी पेट्रोल के हवाले से हो जाती है, कभी चीनी के हवाले से हो जाती है, जो लोग ग्रुप बना लेते हैं जिनको माफियाज का नाम दिया जाता है, वो माफियाज कानून की गिरफ्त में हमें नजर नहीं आए जिससे कोई डेटरेंट इफेक्ट बने और ये जो चीनी की कीमत एक सतह पे बरकरार रख लेते हैं वो ना रह सके, वो गिरफ्त में नजर नहीं आ रहे ऐसे माफियाज। ये दुरुस्त बात है आपकी कि अगर इनमें कुछ प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाए तो उससे जो है ज़रूर इन लोगों की हौसला शिकनी होगी। जो चीनी की रिपोर्ट आई थी उसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो तो बना के FIA वगैरह को भी हैंड ओवर किए गए थे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उस वक्त क्या सूरत हाल है, बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर ये लोग जो हैं जिनकी निशानदेही भी की गई, जिनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, अगर वो हम कामयाब हो जाते हैं उसको आखिरी हिस्से तक पहुँचाने के लिए तो उससे यकीनन मुस्तकबिल के लिए कम से कम जो है वो हौसला शिकनी इनकी ज़रूर होगी। असद उमर साहब, आप आर्किटेक्ट हैं, जो मैनिफेस्टो है और जब भी अपोजिशन वाले आते हैं वो कहते हैं, असद उमर साहब ने कहा था आपका इंतखाबी नारा जो बनाया था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। सर अब 2.5 साल का अरसा बीत गया है, आप समझते हैं जो अहदाफ आप लोगों ने मुकर्रर किए थे उसके हसूल में सही टाइम लाइन पर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, एक तो उसकी जो टाइमिंग थी जाहिर है कि जिस वक्त हम आए वो जो बहरान का मैंने जिक्र किया वो तो था ही था उसके अंदर कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े बैरूनी खसारे के साथ आप डील कर रहे थे। उसके बाद जिस वक्त ये जो शुरू में इकदाम किए गए उसकी वजह से बेहतरी नजर आनी शुरू हुई। जैसे ही वो बेहतरी नजर आनी शुरू की थी तो दुनिया के अंदर कोविड आ गया और कोविड से दुनिया के अंदर क्या तबाही फैली है वो सारी दुनिया जानती है। भारत की मईशत का 70 साल के अंदर वो बुरा असर नहीं हुआ जो उनका पिछले साल हो गया। अमरीका में, बरतानिया में रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी जो है वो रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत के अंदर। तो हम उसके अंदर भी हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन उसके बाद बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान ने जिस तरीके से तेज़ी से हम इससे बाहर आए, हमारी कोरोना की जो दिफा की स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हुई और उसकी वजह से मईशत हमारी जल्दी से उठी। उसके असरात आज के अखबार खोल के देख लें, मैं नहीं कह रहा, आप इश्तहार देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने खुद लिखाया हुआ है कि उनकी सिर्फ टेक्सटाइल की सनत के अंदर लोग जो बेरोजगार हो गए थे, वो मशीनरियां जो सरिये के दाम बिक रही थी वहां आज अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हो रही है। और उस इश्तहार के मुताबिक खुद टेक्सटाइल मिल्स कह रही हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 लाख मजदूर टेक्सटाइल के शोबे के अंदर जो बेरोजगार थे उनको दोबारा रोजगार लगाए। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई। चलिए, जो फिगर आपने दी थी वो एक अहदाफ था, लेकिन आप समझते उस अहदाफ को आधा भी अचीव कर ले तो वो इट विल बी सीन टू बी एज कंप्लीटेड, ऐसा ही होगा ना? मैं आपको नहीं, देखें, हम ये तो नहीं हमें कहना चाहिए कि मैंने आधा कर लिया तो मैंने बहुत बड़ा कमाल किया, मैं इसी पर खुश हूँ। वो हदफ आया कहाँ से था? वो हदफ आपके आइन में लिखा हुआ है। आपका आइन ये कहता है
कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे कि हर पाकिस्तानी जो रोज़गार कमाने के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करने को तैयार है, उसको रोज़गार मुहैया हो। यह आइन के अंदर लिखा हुआ है। और पाकिस्तान में तखमीने के मुताबिक तकरीबन हर साल 20 लाख नए नौजवान जो हैं वो रोज़गार की तलाश के अंदर मार्केट में आते हैं। तो वो नंबर जो है 5 साल में 1 करोड़ का बनता है। तो वो एक आइनी जिम्मेदारी है और वो सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं है। उसको पूरा करने के लिए हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हद मकदूर कोशिश करेगी। असद उमर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना में कहा कि जब तक टैक्स सिस्टम नहीं होगा टैक्स चोरी नहीं रोक सकते। तो सर, ये सिंध हाई कोर्ट का स्टे अब आड़े है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को हम सुन भी रहे थे, उन्होंने फरूक नसीम साहब जो आपके वजीर कानून हैं, कैबिनेट कुलीग हैं, उनसे कहा कि वो, और अटॉर्नी जनरल से भी, और साथ में उन्होंने फिर शुगर सेक्टर का भी कहा, उन्होंने सिगरेट सेक्टर का भी कहा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर टैक्स चोरी होती है। आप समझते हैं कि ये बहुत अहम है? अगर ये हो जाए तो वो जो आप लोगों ने टैक्स महसूलात का भी एक अहदाफ रखा था कि 8,000 अरब रुपए आप लोग इकट्ठे कर लेंगे, वो फिर काबिल अमल हो सकता है सर? देखिए, इसके अंदर जो है जो सबसे अहम चीज़ है, हमें पता है कि FBR की मशीनरी की क्या कमज़ोरी है और उसके अंदर इस्लाहात के बावजूद कितना बड़ा चैलेंज है। तो सबसे जो इस वक्त अहम चीज़ है हमारी जो इस्लाहात की जा रही हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ताकि हमारा इन्हिसार जो है वो अफराद के बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर हो कि सही टैक्स जो है वो दिया जा रहा है। उसके लिए ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है और इससे जो है वो सेल्स टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी की जो एवेजन होती है उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। और ये इतने बड़े ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट है, ऐसी अरबों रुपए की इसके अंदर चोरी होती है, तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं इसको रोकने का। और ये कई सालों से कोशिश की जा रही है और हर दफ़ा वो कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है। तो इस दफ़ा वज़ीर आज़म ने बड़ा ख़ुद ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेके प्रेशर डाल के ये FBR से प्रोसेस करवाया था कि जल्द अज जल्द जो है, जो भी आपको एक शफाफ ओपन कंपटीशन के अंदर बेहतरीन मिल्क कंपनी आती है, उसकी बेहतरीन ऑफर है, उसको आप ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम जल्द अज जल्द लगवाएं मुल्क के अंदर। उसके ऊपर अब स्टे ऑर्डर हो गया है। तो वज़ीर आज़म ने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो इसको परस्यू करें, ज़ाती तौर पे उसके अंदर इंटरेस्ट लें और कोशिश करें कि वो स्टे जो है वो वेकेट किया जाए, ताकि ये निज़ाम आ सके जिससे वो टैक्स इकट्ठा किया जाए कि बजाय के पाकिस्तानियों के ऊपर, एक आम आदमियों के ऊपर बोझ डाला जाए, वो इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जिनसे वाकई जिनका टैक्स बनता है वो ताकतवर लोग जो हैं उनसे टैक्स लिए जा सकते हैं। असद उमर साहब, क्या वजह है अदालतों में हुकूमती मौक़िफ़ की पजीराई नहीं मिलती? आपने बताया बड़े अरसे से ये काम हो रहा है, ज़ाहिर बात है अदालतें इंसाफ करती हैं, तो क्या हमारा कुछ जो निज़ाम है या अपना मौक़िफ़ सही तौर पर हमारे इदारे नहीं बता पाते, जिसकी वजह से स्टे मिल जाता है और जो रिलीफ लोगों को मिल रहा हो वो रिलीफ नहीं मिल पाता? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह तो यही है कि इदारे के अपने लोग मिले पे होते हैं। ये जो माफियाज हैं वो माफियाज कामयाब होते ही इसलिए हैं कि इदारों के अंदर लोग खुद इनसे मिले होते हैं। इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा हराम का पैसा इस मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर फैल गया है कि वो बाकी तो आप छोड़ें कि क्या FBR तो क्या वापडा, अगर सेनेट के अंदर हमें वो हराम का पैसा चलता हुआ नज़र आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात आ गए हैं। तो इसलिए ये इसमें कोई शक नहीं कि एक वजह जिसकी वजह से ये स्टेज हो जाते हैं और वो चलते रहते हैं वो इसलिए कि सही तौर पे ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई अदालत की ही कोई कमज़ोरी हो। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो अभी एक और हमारा कानून था, वहाँ पर भी स्टे हुआ था, पता नहीं कि 8 साल से, और वज़ीर आज़म ने फिर हिदायत दी, फॉलो अप किया गया तो 3 महीने के अंदर वो स्टे वेकेट भी हो गया। तो अगर सही तरीके से तंदही से काम किया जा सके तो इसी अदालती निज़ाम के अंदर रहते हुए ये हमें इंसाफ मिल भी सकता है। सर, टुवर्ड्स द एंड मैं ज़रा चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कोविड-19 की जो तीसरी लहर है इस पे ज़रूर बताइएगा, इसकी क्या वजह बनी कि इन्फेक्शन रेट भी इतना बढ़ गया। पहले बीच में फरवरी जनवरी में आया कि ड्रॉप हो रहा है और कोरोना जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसका जोर टूट रहा है, और मार्च में हमने देखा कि दोबारा से स्पाइक आई है। इस्लामाबाद में 7+ इन्फेक्शन है, पंजाब में UK वेरिएंट आ गया है। असद उमर साहब, इसकी क्या वजह बनी? लोग रिलैक्स हो गए या पाबंदियाँ बहुत नरम कर दी गई जिसकी वजह से दोबारा से ये स्पाइक आई है?
जी, उसका भी बिल्कुल इसके अंदर ज़रूर एक हिस्सा है कि लोगों के जहन में शायद कोरोना ख़त्म हो गया था, तो लोगों ने अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह बनी वो ये यूके वेरिएंट है। वो नया वेरिएंट जब आया पाकिस्तान में, और ये उन अजला में हमें पहले नज़र आया जहाँ से एक बड़ी तादाद में आबादी जो है वो यूके के अंदर पिछले एक दो नस्लों से अब वहाँ पे रह रही है, लेकिन उनके पाकिस्तान के साथ रिश्ता अभी भी बड़ा मजबूत है, लोग आते जाते रहते हैं। और उन्हीं अजला के अंदर हमें शुरू में नज़र आया पॉजिटिविटी बढ़ रही है। फिर मैंने कहा NIH को हमने हिदायत दी, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की, और जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें पता चला कि यूके वेरिएंट जो है इन अजला में है। फिर हमने उसको बाकी इलाकों के अंदर किया, तो पंजाब के बेशतर इलाके, इस्लामाबाद और KP के कई इलाकों के अंदर जो है वो हमें यूके वेरिएंट अब डोमिनेंट नज़र आ रहा है, यानी 50% से ज़्यादा जो हमें केसेस नज़र आ रहे हैं वो यूके वेरिएंट के नज़र आ रहे हैं। ये बदकिस्मती से जो यूके वेरिएंट है वो ज़्यादा आसानी से फैलता है, ये वबा ज़्यादा तेज़ी से लगती है। आजकल अगर आपने देखा हो, आपके जानने वालों के साथ भी हुआ होगा, किसी घर के अंदर किसी एक को होता है तो पूरे घर को उसके बाद जल्द हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैलता है। और बदकिस्मती से ये मोहलिक भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आसानी से फैल रहा है, मोहलिक भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। और सर, हमारे यहाँ एक लोगों की नेचर भी है, आप चूँकि MNA, आप लोगों की नफ्स पे हाथ है आपका, खुद इरादी तौर पे या अगर आप कहें रज़ा के साथ जो है वो अमल दरामद नहीं करते, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को ज़रा सख्तगीर बनाना होगा, तब जाकर लोग जो है अमल दरामद करते हैं। इस्लामाबाद में कहा गया है कि जी मास्क पहनना लाजमी है, लेकिन हम खुद देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खुले बंदों जो है उसकी वो वायलेशन कर रहे हैं, और बास प्राइवेट स्कूल्स भी खुले में। असद उमर साहब, इसकी इन्फोर्समेंट को बड़ा सख्त करना पड़ेगा, तब जाके लोग इसको मानेंगे। जी, ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इन्फोर्समेंट का जो हमारा जो बहुत मेहनत की हमारे इंतज़ामिया ने, और जब कोविड शुरू हुआ तो मार्च के महीने से लेकर अगले कई माह तक बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामिया ने काम किया उसके इन्फोर्समेंट के ऊपर। जो हमारा हेल्थ का अमला है उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी शायद जो दूसरी तरफ उनकी तवज्जो बढ़ गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते से हमने दोबारा से ये क्रैकडाउन के लिए ऑर्डर किया है। अभी आपने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर कई आपको सब सेक्टर, पूरे सब सेक्टर सील होते हुए उनके फैसला आपके सामने आया होगा। इंडोर डाइनिंग के ऊपर जो वायलेशन हो रही थी उनको क्रैकडाउन किया है, शादियों के ऊपर जो वायलेशन हो रही थी उनको क्रैकडाउन किया है। और ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि हमें इससे को खुशी होती है, ये आपकी ही, ये लोगों की हिफाजत के लिए ही किया जा रहा है। सर, टुवर्ड्स द एंड वैक्सीनेशन ड्राइव आपने शुरू की है, लोगों की एक राय है कि स्लो है, आप समझते हैं इसकी रफ्तार ठीक है जो वैक्सीनेशन ड्राइव है? वैसे आज मैं इस्लामाबाद गया अपनी वालदा को लगवाने के लिए वैक्सीन, तो मामला स्ट्रीमलाइन बेहतर अंदाज में हुआ है। जो पहले दिन 10 मार्च से अब हालात बेहतर हैं, लेकिन उसकी रफ्तार है असद उमर साहब, वो ठीक है या स्लो है? ये बढ़ती चली जाएगी जी। ऐसे ही होता है जहाँ जब भी वैक्सीन या कोई भी बड़ा इतना बड़ा ऑपरेशन आप सोचे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये किया जा रहा है, तो शुरू में जैसे आपने कहा इस्लामाबाद के अंदर पहले दिन जो लोग गए उनको शिकायत भी आई, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रीमलाइन भी हो गया, काउंटर भी बढ़ गए, और आपको नंबर्स जो हैं उनके अंदर भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे उनकी वैक्सीनेशन जो जब शुरू हुई तो शुरू में पहले दिन 4-5 हज़ार के करीब हो रहे थे, कल 17,000 से ज़्यादा हुए थे। आज मुझे मोस्ट प्रॉब्ली आज उससे भी बड़ी तादाद में हुए होंगे, कल उससे भी ज़्यादा होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या जिस लेवल पे अभी हैं मैं वहाँ पर मुतमईन हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अभी इसको हमें इससे और बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी इसके अंदर लाने की ज़रूरत है। कुछ शुरू में लोग जो हैं वो भी रजिस्टर बहुत कम कर रहे थे, जो रजिस्टर कर रहे थे वो भी आने से पहले सोच रहे थे। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को लगती चली जा रही है, तकरीबन 3.5 लाख लोगों को लग चुकी है, और लोग देख रहे हैं कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे जो ख़तरनाक हो, तो अब लोगों में हौसला आता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। सर, ये चाइना से ही वैक्सीन आएगी या आपने जो ब्रीफिंग दी थी तो उसमें एस्ट्राजेनेका और फाइजर की भी बात हुई? खैर एस्ट्राजेनेका तो EU ने गालिबन बैन कर रहे, उससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, लेकिन वो वाली जो अरेंजमेंट है वो वैक्सीन्स भी आएंगी या चाइना से ही तमाम वैक्सीन्स आएंगी?
अरे नहीं भाई, खुदा का वास्ता लोगों को और नहीं डराओ यार, कोई बैन नहीं करा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है बिल्कुल एस्ट्राजेनेका जो है वो सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। 2-3 ममालिक ने यूरोप के अंदर, 2 या 3 ममालिक है, ऐसा नहीं EU ने पूरे नहीं किया, उन्होंने कुछ दिन के लिए रोक दिया था। कोई ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए थे उनके, जिसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे आगे बढ़ने से पहले, लेकिन उसके बाद वजाहती स्टेटमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आ गई है कि बिल्कुल सेफ है। देखिए, हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं, वो चाइनीज़ ही वैक्सीन है। एक से ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन है, 2 मुख्तलिफ चाइनीज़ वैक्सीन है जिनको हम ख़रीद रहे हैं। जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन गावी की तरफ से जो बड़े पैमाने के ऊपर ख़रीदारी की गई है, जिसका हिस्सा हम बने थे जून या जुलाई के शुरू में 2020 में, पिछले साल, और पाकिस्तान पहले मुल्कों में से था जिन्होंने, जो सिग्नेटरी बने इनके, उनके ज़रिए जो आ रही हैं वो एस्ट्राजेनेका आएगी। सर, लास्ट में सूबों को इजाजत है खुद से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का फिर ट्वीट आया था, अलाउ है। एक दफ़ा फिर आपने पहले भी कहा था ऑन एयर, एक दफ़ा फिर कह दें अगर इसको कि दे आर अलाउड टू इंपोर्ट देयर ओन वैक्सीन्स। खुदा उनसे अल्लाह ताला उनको कोई हिदायत दे, वो किसी चीज़ पे सियासत छोड़ते ही नहीं है। वो पहले दिन से, उन्होंने आगे पीछे तो कोई कंट्रीब्यूशन कोई थी नहीं उनकी, वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये करते हैं कि वो सियासी बयान दे दे के पाकिस्तान के कौम को परेशान करते रहते हैं। चले, पहले दिन से खुली हुई है, जो मर्जी मंगवाना चाहता है मंगवाए, बशमूल हुकूमत के। और मैं याद दिला दूं, 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी सूबों की है, ये वफाक की नहीं है। वफाक जो है ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के कर रहा है, क्योंकि हम नहीं छोड़ना चाहते सिर्फ कि सूबों के ऊपर हो, वरना ये आइन के मुताबिक सूबों की जिम्मेदारी है। तो खुदा का वास्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और मंगवाएं, और सारे सिंध को जो है वो वैक्सीन करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह से गुफ्तगू करते। व्यूअर्स, बहुत से नुकात हमने उठाए, सियासी और इंतखाबी इस्लाहात, कारकर्दगी के हवाले से। इसके साथ साथ जो कोविड-19 है, आप इस पर फीडबैक अपनी जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।